दोस्तों ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो लोगों को तेल लगाने में उनसे अपनी बात मनवाने में उस्ताद थी और अपने इसी टैलेंट का इस्तेमाल करके वो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी की लुटिया डूबने से बचाती है। अब ऐसा वो कैसे कर पाती है ये जानने के लिए तो आपको वीडियो ही देखनी पड़ेगी। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं लुंगी पर कल को, जो एक सिंगल मदर है और अपना घर चलाने और अपनी बेटी को पालने के लिए बार में ठुमके लगाती है। एक दिन जब वो अपना कार्यक्रम दिखा रही थी तब उसकी नजर हमारे कैप्टन अमेरिका उर्फ रंगा रंगीला पर पड़ती है, जो किसी डॉक्टर से उनकी कंपनी द्वारा बनाई दवाई लोगों को सजेस्ट करने के लिए कहता है, यार बस 100 mg की एक पर्ची बना दे, एक ही पर्ची की तो बात है, एक से तेरा क्या बिगड़ जाएगा। लेकिन वो डॉक्टर उसकी बात नहीं मानता और वहाँ से चला जाता है। तभी लुंगी पर कल रंगा रंगीला के पास आती है, पूछती है क्या हुआ, तेरा मुंह क्यों टट्टू की तरह लटका है। रंगीला कहता है चली जा, मुझे तेरा डांस नहीं देखना और ना ही मेरे पास पैसे हैं। पर लुंगी भी पूरी तेज थी तो वो उसे अपनी बातों में फंसाकर उससे $2000 ऐंठ लेती है। आगे बातें करते टाइम रंगीला लुंगी से कहता है क्या तुम इस गटर में पड़ी हो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें यहाँ से निकाल सकता हूँ। लुंगी कहती है साले चूतिए, फिलहाल तो तू घर पहुँच जाए यही बड़ी बात है। रंगीला अरे नहीं नहीं नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ, ये लो मेरा कार्ड, तुम मेरे साथ काम करो, मैं तुम्हें साल का $1 लाख दिलवाऊंगा। लुंगी कहती है क्या सच में। रंगीला हाँ बिल्कुल, अगर मेरी बात झूठ निकली तो तुम मेरे इस खूबसूरत बदन पर कहीं भी किस कर लेना। आगे लुंगी को उसकी बेटी फोइबी के स्कूल वाले बुलाते हैं, जहाँ प्रिंसिपल उससे कहती है कि आपकी बेटी ने स्कूल रूल्स तोड़े हैं तो हमें उसे स्कूल से निकालना होगा। लुंगी कहती है बात क्या है आखिर। प्रिंसिपल वो पहले तो स्कूल में इलीगल पटाखे ले आई, ऊपर से उसने जंगल में आग भी लगा दी। लुंगी क्या पटाखे, अरे सांप की गोलियां कब से इलीगल हो गई, इतनी सी बात के लिए आप उसे स्कूल से नहीं निकाल सकती। फिर जैसे तैसे करके वो मामला सुलटाकर अपनी बहन एंडी के गैराज पहुंचती है, जहां पर वो अपनी मॉम और बेटी के साथ रहा करती थी। लुंगी उसे बताती है कि शुक्र है स्कूल वालों ने फोइबी को निकाला नहीं, बस 3 दिनों के लिए सस्पेंड किया। उसकी कुतिया बहन बोलती है क्या 3 दिन तक इनका ख्याल कौन रखेगा, कोई शर्म है तुम्हें, तुमने मुझसे बस 1 हफ्ते रहने की जगह मांगी थी और आज 2 महीने हो गए। हाँ हाँ मुझे पता है, हमारे यहाँ रहने से तुम्हारे गैराज की दीवारें सड़ने लगी हैं, पर मुझे अभी थोड़ा और वक्त चाहिए, मैं सब ठीक कर दूंगी। मैंने अपनी नौकरी भी छोड़ दी। एंडी आखिर कब, अभी तक मैंने तुमसे अपने उधार दिए पैसे भी नहीं मांगे। हाँ पर आज मांग लिए। इन्हें लड़ता देख इनकी मॉम जैकी एंडी को समझाती है कि बेटा शांत हो जा, बस कुछ ही दिनों की तो बात है, मैं और तेरी बहन एक नया बिजनेस ट्राई करने की सोच रहे हैं। एंडी ओह ग्रेट, तो अब क्या करोगी, नीली फिल्में बनाओगी या कोई स्कैम करोगी। नहीं, लुंगी ने मेरे स्किन केयर प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए एक ऐप का सोचा है, जिसके अकॉर्डिंग ये ऐप लड़कियों के फेस को स्कैन करेगा और रूटीनली बताएगा कि उन्हें फेस पर कौन सी क्रीम किस दिन पोतनी है। एंडी अब इस पर भी लुंगी को जलील करने लगती है तो वो उसे गुस्से में गिंड मारा बोलकर फोइबी के साथ वहां से निकल लेती है। कुछ देर बाद लुंगी फोइबी को लेकर एक नई जगह पर शिफ्ट होती है और बाहर आने पर उसे फोइबी उनके नेबर के साथ बात करती दिखती है, जिसमें सिडनी की फैमिली फोइबी और लुंगी को कुछ कंबल और दूसरी चीजें देकर उनका वेलकम करती है। रात को लुंगी अपने फ्यूचर के बारे में सोचती है कि वो फोइबी की परवरिश कैसे करेगी, क्योंकि ना तो अब उसके पास कोई जॉब थी और ना ही करने को कोई काम। अगले दिन लुंगी की मॉम आकर उसे हौसला देती है, मेरी बच्ची मैं जानती हूँ तुम काफी परेशान हो, लेकिन हिम्मत मत हारो, तुम स्ट्रांग हो, इंटेलिजेंट हो, तुम कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल ही लोगी, सब्र रखो, सब ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ हमें एक फार्मास्यूटिकल कंपनी जैना दिखाई जाती है, जिसमें रंगीला मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करता है और वहाँ पर उसके कलीग कंपनी का CEO एरिक, मार्केटिंग मैनेजर रैंडी, साथ ही उनका बॉस डॉक्टर नटवर नौटंकी नजर आते हैं, जो इस वक्त एक मीटिंग में थे। रंगीला इन्वेस्टर्स को अपने कैंसर ट्रीटमेंट की मेडिसिन लोनाफेन के बारे में बताता है और उन्हें कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए कहता है। यह है प्रेक्सियम, जो कैंसर पेशेंट्स को पेन रिलीफ के नाम पर जहरीली लॉलीपॉप बेच रही है, वहीं हमारी लोनाफेन इनसे कहीं ज्यादा बेहतर है। इन्वेस्टर्स पूछते हैं अगर सच में ये बाकियों से बेहतर है तो तुम्हारे सेल्स हमेशा से डाउन क्यों रहे हैं। रंगीला कहता है वो इसलिए क्योंकि दूसरी कंपनियां जोरों शोरों से अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करती है, लेकिन हमारी कंपनी के पास इतना पैसा नहीं कि हम इसकी मार्केटिंग करें, जबकि
औरों के मुकाबले लोनाफिन सिर्फ 5 मिनट में असर दिखाती है, वहीं प्रेक्सियम यही काम करने में 45 मिनट लेती है। वो कहते हैं जो भी हो, लोनाफिन को दूसरे डॉक्टर सजेस्ट नहीं करते तो हम तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तुम्हें किसी दिलदार को पकड़ना होगा जो रिस्क लेकर यहाँ इन्वेस्ट करे। तभी रंगीला को एक कॉल आती है। बाहर देखने पर उसे लुंगी दिखती है। वो आकर उससे बात करता है। लुंगी बोलती है, सॉरी मैं बिना बताए आ गई, लेकिन आपने उस दिन बार में मुझसे कहा था ना कि आपके पास मेरे लिए एक जॉब है, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। जिस पर रंगीला उसे फटाफट अपने कैबिन में ले जाता है और उसका रिज्यूम देखता है जिसमें वो 12वीं फेल थी। लुंगी कहती है मैंने सेल्स की नौकरी करने के लिए पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन रंगीला जानता था कि ये लोगों को तेल लगाने में उनसे अपनी बात मनवाने में एक्सपर्ट है, और क्योंकि वो एरिक से आगे निकलना चाहता था इसलिए वो इसका एक फेक रिज्यूम बनाता है। और इधर लुंगी उनके कंपनी आर्टिकल को पढ़ने लगती है जिसमें उसे उनका बॉस नटवर नौटंकी दिखता है। अब रंगीला उसे वो फेक रिज्यूम पकड़ाकर अपने पीछे आने को कहता है जिसमें उसने लिखा था कि लुंगी ने फार्मेसी में पीएचडी करा है। ये देखकर लुंगी कहती है अरे मुझे तो फार्मेसी का पी तक नहीं आता। फिर रंगीला नटवर से लुंगी को इंट्रोड्यूस करवाता है। कहता है मैं इसे हायर करना चाहता हूँ क्योंकि ये सेल्स में बहुत अच्छी है और हमारी कंपनी को इसकी बहुत जरूरत है। जिस पर लुंगी भी नटवर को तेल मलते हुए उसके आर्टिकल की झूठी तारीफ करती है और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उसे पटा लेती है। नटवर कहता है मेरी पत्नी की मौत कैंसर की वजह से हुई थी, मैं उससे बहुत प्यार करता था लेकिन चाहकर भी उसे नहीं बचा पाया, पर अब मैंने कैंसर की दवाई बनाकर कैंसर पीड़ित लोगों को बचाने का प्रण लिया है, लेकिन हमारी कंपनी के सेल्स अभी भी काफी बुरे हैं, तो मैं तुम्हें इसलिए हायर कर रहा हूँ क्योंकि ये कंपनी डूबने वाली है, तो क्यों ना हम साथ मिलकर एक आखिरी कोशिश करें। जो सुनकर लुंगी गदगद हो जाती है। अब लुंगी रैंडी से मिलती है। वो कहता है हमारी कंपनी के वैसे ही लवड़े लगे हैं, हम एक और एम्प्लॉय हायर नहीं कर सकते। रंगीला बोलता है बॉस से बात करो। रंगीला उसे उसका काम समझाता है। तुम्हें पर आवर का $7 मिलेगा। क्या $7? अरे इससे ज्यादा तो मैं बार में ठुमके लगाकर कमा लेती थी। रंगीला सैलरी पर मत जाओ, सैलरी से सिर्फ दाल रोटी चलती है। अगर बैंक बैलेंस बनाना चाहती हो तो कमीशन के पीछे भागो। तुम्हारे पास सिर्फ 1 हफ्ता है जिसमें तुम्हें हमारी मेडिसिन को किसी भी डॉक्टर से पेशेंट को रिकमेंड करवानी होगी और इसी से हमारे सेल्स बढ़ेंगे। अगर तुम एक भी डॉक्टर से हमारी दवाई रिकमेंड करवा देती हो तो हमें काफी प्रॉफिट होगा जिसे हम तुम्हारे साथ शेयर करेंगे। ध्यान रहे तुम जितने डॉक्टर्स को कन्विंस करोगी उतना लाखों में कमाओगी। लुंगी कहती है ठीक है। रंगीला कांग्रेचुलेशन, तुम्हें रिजेक्शन के लिए तैयार रहना चाहिए। तुम हजारों डॉक्टर के गोटे सहलाओगे तब जाके एक मानेगा। रात को लुंगी जैना कंपनी और उसकी मेडिसिन लोनाफिन के बारे में काफी सारे रिसर्च करती है और फिर अगली सुबह वो रंगीला के साथ एक क्लिनिक के बाहर पहुंचती है जहां रंगीला उसे एक डॉक्टर फुनसुक को दिखाता है। कहता है ये फार्मेसी इंडस्ट्री की बहुत बड़ी मछली है, इसने हमारे ऑपोजिशन को पिछले मंथ $90 मिलियन का प्रॉफिट करवाया था। अगर ये पट गया तो समझो लॉटरी लग गई। फिर लुंगी रंगीला के साथ उसी डॉक्टर से मिलती है। वो उसे उनकी मेडिसिन के बारे में सभी चीजें बताती है कि कैसे ये बाकियों से बेहतर है, जिसमें फुनसुक कोई खास इंटरेस्ट नहीं दिखाता। तभी वहाँ पर प्रेक्सियम कंपनी की उनकी कॉम्पिटिटर आती है और डॉक्टर के साथ उसके कैबिन में चली जाती है। रंगीला कहता है दूसरी कंपनीज अपनी मेडिसिन को बेचने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है और इन जैसे चूतिए डॉक्टर्स ने स्कूल में कभी किसी लड़की की अंधेरी गुफा नहीं देखी होती, लेकिन अब देखने को मिल रही है तो ये साले पिघल जाते हैं। आगे लुंगी काफी सारे डॉक्टर्स के पास जाती है लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने तक को रेडी नहीं होता, जिससे लुंगी डिमोटिवेट होती है। फिर जब वो फोइबी के साथ घर पर थी तभी अचानक फोइबी को दौरा पड़ता है। लुंगी घबरा जाती है और वो दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर उन्हें बताता है कि फोइबी के सर में एक जगह ब्लड सर्कुलेट नहीं होता जिस वजह से इसे दौरे आते हैं। हमें इसका ऑपरेशन जल्द से जल्द करना होगा वरना इसकी जान को भी खतरा हो सकता है। डॉक्टर यहाँ फोइबी को शोर शराबे वाली जगह से भी दूर रहने के लिए बोलता है, लेकिन जिस जगह ये लोग रहा करते थे वहाँ काफी ज्यादा शोर आता था, इसलिए लुंगी फोइबी को कुछ दिनों के लिए अपने एक्स हस्बैंड के पास छोड़ने का डिसाइड करती है। अब जब वो उसे अपने एक्स के घर ले जा रही थी तभी उसे रंगीला की कॉल आती है। कहता है मैंने अभी आईपैड पे तुम्हारी लोकेशन चेक करी, तुम शहर से कहाँ बाहर जा रही हो। लुंगी कहती है फोइबी की तबीयत खराब है इसलिए मैं उसे अपने एक्स के पास छोड़ने जा रही हूँ जिसमें मुझे 4 से 5 दिन लग जाएंगे। रंगीला कहता है क्या
4 से 5 दिन? तुम्हारे पास सिर्फ 1 हफ्ता है किसी भी डॉक्टर को कन्विंस करने का। तुम 1 हफ्ते बाद भी तो फोइबी को छोड़ सकती हो। लुंगी, सॉरी यार, मुझसे ये काम नहीं हो पाएगा। मैं जहाँ भी जा रही हूँ सब मुझे इग्नोर कर रहे हैं। बाहर का लिंट कोई मान ही नहीं रहा। ये सुनते ही रंगीला भड़क जाता है। मेरी प्रॉब्लम नहीं है ये, मैंने तुम्हें ज्वाइनिंग अमाउंट दिया है। अगर तुमने ये जॉब छोड़ने की कोशिश भी की ना तो मैं तुम्हें कोर्ट में घसीटूंगा, कहीं का नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। अब कोर्ट का नाम सुनते ही लुंगी की गांठ फट जाती है। वो सोच में पड़ जाती है कि करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। लेकिन तभी उसे वही डॉक्टर फुनसुक दिखाई पड़ता है। उसके माइंड में एक आइडिया आता है। वो उसके पास जाती है और कहती है, टेंशन मत लो, मैं तुम्हें यहाँ कोई दवाई चिपकाने नहीं आई, बल्कि मेरा लंच बॉक्स तुम्हारे ऑफिस में रह गया था, उसे ही लेने आई हूँ। फिर जब लुंगी फुनसुक की क्लिनिक में होती है तो वो देखती है कि उसका एक कैंसर पेशेंट मैट बहुत परेशान था। वो फुनसुक से कहता है, डॉक्टर आपने जो पिछली बार मुझे मेडिसिन दी थी उससे पेन तो गया नहीं, लेकिन मुंह में छाले जरूर पड़ गए। फुनसुक कहता है, तुम्हारी मेडिसिन फिर से बदलनी होगी। इनकी बातें लुंगी भी सुन रही थी। वो फुनसुक से आकर कहती है, तुम्हें उसकी हेल्प करनी चाहिए। तुम क्यों उस घटिया कंपनी प्रेक्सियम की मेडिसिन देकर उसकी जान लेने पर तुले हो? तुम्हें उसे लोनाफिन देनी चाहिए, सच में उसे बहुत फायदा होगा। अब इनकी बातें वहाँ मैट की पत्नी भी सुन लेती है। फिर वो दोनों आकर फुनसुक से बात करते हैं। फुनसुक उन्हें समझाता है कि लोनाफिन भी वैसी ही दवाई है, लेकिन इसका असर जल्दी होता है। अब मैट की हालत उसकी पत्नी से देखी नहीं जाती और कोई दवाई भी काम नहीं कर रही थी, तो वो उसे लोनाफिन ही देने के लिए कहते हैं, जिस पर फुनसुक भी उन्हें वही लिख देता है। और यहाँ लुंगी ये सब सुनकर खुशी से नाचने लगती है कि साला ये तो पट गया। कुछ देर बाद एरिक कंपनी में उनके गिरते सेल्स के बारे में सभी को बताता है और खर्चे कम करने के लिए कहता है, जिससे सभी लोग दुखी थे। तभी लुंगी वहां आती है और बताती है कि मैंने डॉक्टर फुनसुक को हमारी लोनाफिन रिकमेंड करने के लिए मना लिया। ये सुनते ही सभी चौंक जाते हैं और चेक करने पर पता चलता है कि लुंगी सच बोल रही है, जिससे रंगीला उसकी पेल पेल कर तारीफ करता है। रैंडी पूछता है, क्या फुनसुक ने तुमसे ये कहा कि वो आगे भी अपने पेशेंट्स को यही दवाई देगा? हाँ, मैंने फुनसुक को आगे भी ये चीजें करते रहने के लिए उसका एक स्पीकर प्रोग्राम रखने का वादा किया है। अब स्पीकर प्रोग्राम का सुनते ही रैंडी गुस्सा हो जाता है। कहता है, स्पीकर प्रोग्राम में बहुत खर्चा होता है, डॉक्टर्स को अलग अलग कंट्रियों में टूर करवाने पड़ते हैं, महंगे महंगे होटल्स में खाना खिलाना पड़ता है, दारू पिलानी पड़ती है, छिनाला करने के लिए लड़कियां सप्लाई करनी पड़ती है, तब जाकर वो अपने प्रोग्राम में मेडिसिन की बड़ाई अब करते हैं, दूसरे डॉक्टर्स को एक्सप्लेन करते हैं। हालांकि ये लीगल है, लेकिन ये बहुत कॉस्टली है और हमारी कंपनी तो कंगली है। लुंगी, क्या जरूरत है इतना भांग भीसड़ा करने की? अरे फुनसुक काफी कम पैसों में खुश होने वाला आदमी है। वो सेकंड हैंड गाड़ी चलाता है, कोर्ट में डाइवोर्स का केस लड़ रहा है, वो तो एक चाय के खोखे पर भी खड़ा होकर अपनी स्पीच दे देगा। हम लोग उसका छोटा सा ही प्रोग्राम रख देंगे ना। लेकिन रैंडी पूरा रंडा था तो वो इन्हें इसके लिए साफ मना कर देता है। आगे रंगीला लुंगी को उसके पहले कमीशन का चेक देता है, जो कि $800 का था। लुंगी रंगीला को एक आइडिया देती है, हे क्यों ना हम इस चूतिया रैंडी के बिना ही फुनसुक का प्रोग्राम रखें, हम अपनी जेब से पैसा लगाएंगे। रंगीला, नहीं, इसमें बहुत ज्यादा रिस्क है और मैं कंगाल नहीं होना चाहता। लुंगी कहती है, अगर हमने रिस्क लिया तो $90 मिलियन के हिसाब से 10% कमीशन कितना होगा? सोचो, हमें बहुत प्रॉफिट होगा। हमें इस चूतिये से भी कुछ शेयर करने की जरूरत नहीं। और साले तूने वो एड नहीं देखी क्या, माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है। फिर रंगीला भी थोड़ा विचार करता है और मान जाता है। अब वो एक स्पीकर प्रोग्राम अरेंज करते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं आता। लुंगी रंगीला से पूछती है, क्या हुआ, कोई आया क्यों नहीं? रंगीला, कुछ डॉक्टर्स आ नहीं सके और कुछ आना नहीं चाहते थे। लुंगी, सिंपल सी बात है, हमने ही ये हागा मूता है तो हमें ही इसे समेटना होगा। लुंगी कहती है, नहीं, मैं इस प्रोग्राम को ऐसे ही वेस्ट नहीं होने दूंगी। वो बाहर जाती है और कुछ झोला छाप डॉक्टर्स को फ्री की दारू और खाने का लालच देकर बुलाती है, ताकि वहाँ थोड़ी चहल पहल हो। तभी वहाँ फुनसुक भी पहुँचता है। सॉरी यार, मैं ट्रैफिक की वजह से लेट हो गया। अंदर आकर वो देखता है तो उसे उन दोनों झोला छाप के अलावा वहाँ कोई नहीं दिखता, जिससे गुस्सा होकर फुनसुक वहाँ से जाने लगता है। लुंगी उसे मनाने की कोशिश करती है, हे डॉक्टर सुनिए ना, आपका वो पेशेंट मैट कैसा है? फुनसुक बताता है, वो दवाई उस पर सूट कर गई और वो अब काफी अच्छा है। लुंगी, तो आप क्या अब उसे दोबारा वो दवाई देंगे? फुनसुक, मैं ऐसे इंसान से एडवाइस नहीं लेना चाहता जिसने ऐसा घटिया प्रोग्राम रखा हो। डॉक्टर, मैं जानती हूँ प्रोग्राम फेल हो गया, आपको एक बड़ा प्रोग्राम मिलना चाहिए और भी डॉक्टर्स को आपको सुनना चाहिए। प्रायक्सियम कंपनी को लगता है उसने बाकी डॉक्टर्स की तरह आपको भी खरीद रखा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने अपने पेशेंट को वो दवाई दी जिससे उसका भला हो। मैंने पर्ची
बना दी ना, अब तुम्हें और क्या चाहिए? नहीं नहीं रुकिए, मैं जानना चाहती हूँ कि बाकी डॉक्टर से ये दवाई कैसे लिखवानी है। अच्छा, ताकि तुम पैसे कमा सको। हाँ और क्या, धंधा ऐसे ही तो चलता है, लेकिन अभी धंधा मंदा है और मुझे इसे बदलना है। फुनसुक, पर वो कैसे? पता नहीं, शायद ठंडा खाना खाकर और उन झोला छाप डॉक्टर से बात करके। जिसके बाद फुनसुक उनका प्रोग्राम ज्वाइन करता है और वो उस प्रोग्राम को पार्टी में बदल देते हैं, जिसमें सभी काफी इंजॉय करते हैं। फुनसुक अपने कांटेक्ट के जितने भी डॉक्टर्स थे उन्हें उस पार्टी में इनवाइट करता है और देखते ही देखते वहाँ काफी भीड़ लग जाती है, जिनके बीच फुनसुक अपनी स्पीच में लोनाफिन की दबा दबा कर बड़ाई पेलता है, जिससे उनकी जमकर पब्लिसिटी होती है। प्रोग्राम के बाद रंगीला फुनसुक को उसकी पेमेंट करता है, कहता है डॉक, हम आपको आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग पे करेंगे। हर हफ्ते 3 प्रोग्राम होंगे, पर प्रोग्राम के आपको $1500 मिलेंगे। बस आपको करना ये है कि अपने सारे कैंसर पेशेंट्स को लोनाफिन ही देनी है। जिस पर फुनसुक भी खुशी खुशी मान जाता है। कुछ दिनों के बाद जब लुंगी अपने नेबर्स के साथ बैठी थी, तब वहाँ रंगीला आता है। वो उसे बताता है कि साला फुनसुक पगला गया है, लोनाफिन मरीजों को ऐसे बांट रहा है जैसे कहीं आग लगी हो। 3 दिन में हरामी 40 पेशेंट्स की दवाई चेंज कर चुका है और ये सिर्फ तुम्हारी वजह से पॉसिबल हुआ है। रंगीला उसे सोने का एक ब्रेसलेट गिफ्ट करता है, जिससे लुंगी का दिल गदगद हो जाता है। रंगीला कहता है तुम्हें जानकर बहुत खुशी होगी कि तुम 1 साल में 1 नहीं बल्कि $6 लाख कमाओगी। सपना लग रहा है ना? तो चलो, मैं शर्त हार गया, अब तुम मुझे कहीं भी किस कर सकती हो। दरअसल यहाँ ये लुंगी की लेने की सोचता है, लेकिन लुंगी उसे हाथ पर ही किस करके सस्ते में टरका देती है। अगले दिन लुंगी अपनी मॉम से मिलती है और उसे एक कार गिफ्ट करती है, जिसे देखकर जैकी बंदरिया की तरह उछलने लगती है। वो अपनी उस कुतिया बहन एंडी के पैसे भी लौटा देती है, जिस पर वो साली हैरान होकर पूछती है तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? लुंगी कहती है मुझे टोटल सेल पर 10% कमीशन मिल रहा है। मैं कैंसर पेशेंट्स का दर्द कम करती हूँ और पैसे कमाती हूँ। क्या हुआ, जलन हो रही है? जल मत कुतिया। इसके बाद हम देखते हैं रैंडी रंगीला और लुंगी को लतिया रहा होता है। कहता है मैं तुम दोनों को नौकरी से निकलवा दूंगा। तुमने मेरे मना करने के बाद भी वो स्पीकर प्रोग्राम रखा, वो भी मेरे बिना। रंगीला कहता है भाड़ के लिंड, अगर तूने थोड़ी सी भी दिलेरी दिखाई होती तो आज हमारी कंपनी के ये हालात ना होते। लावड़े का मार्केटिंग मैनेजर है तू, हमने रिस्क लिया जो तेरी लेने में फटती थी। रैंडी अपनी औकात मत भूलो, मैं अभी बॉस को तुम्हारे कारनामों के बारे में बताता हूँ। रंगीला हमने 1 हफ्ते में कंपनी को $2 लाख कमा के दिए हैं, वो भी सिर्फ एक डॉक्टर से। अब निकलवा के दिखा हमें। रैंडी जब रिकॉर्ड चेक करता है तो उसके गोटे मुंह में आ जाते हैं। अरे अरे, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो जानता था कि तुम दोनों बहुत काबिल हो। चलो अब इसे साथ में करते हैं, बस मुझे रिपोर्ट्स तैयार करनी होंगी। लुंगी ओह, तो अब तू हमारे काम का क्रेडिट लेगा? सुन, साउथ में इवेंट करने का ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, तो बेहतर होगा तू अपनी चोंच बंद रखे। इसके बाद लुंगी और रंगीला बहुत से लोगों का इंटरव्यू लेते हैं और एक तगड़ी टीम बनाते हैं, जिसमें लुंगी अपनी मॉम को भी शामिल करती है। असल में इस टीम का काम उन सभी ठरकी डॉक्टर्स को खुश करना और उनके जरूरतों का ख्याल रखना था, ताकि वो लोनाफिन ही अपने मरीजों को दे। I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that? I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease. Bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touch. ऐसे ही वो साम दाम नुन्नी छेद का प्रयोग करके एक ही साल में 86% मार्केट कवर कर लेते हैं, जिसमें नटवर और एरिक इस चीज से बहुत खुश होते हैं और इसका पूरा क्रेडिट रंगीला और लुंगी को ही देते हैं। लेकिन जहां इस बात से सभी खुश थे, वहीं वो भड़वा रैंडी इनसे जलता है। साथ ही इनके जो अपोनेंट थे यानी प्रेक्सिम कंपनी वाले, उन पर FBI रेड कर देती है, क्योंकि वो साले पेशेंट्स को हर दर्द में अपनी कैंसर पेन रिलीफ की दवा ही चिपका रहे थे, जो कि इनलीगल था। धीरे धीरे लुंगी की लाइफ भी पटरी पर आने लगती है। वो एक नया घर खरीदती है और फोइबी का एडमिशन एक बड़े से स्कूल में करवाती है। कुछ दिनों बाद एक सेल्स मीटिंग होती है, जहां लुंगी और रंगीला अपने फ्यूचर
फ्यूचर प्लान में कंपनी को मिलियंस डॉलर कमाने की स्ट्रेटेजी समझाते हैं। पर ये सब देखकर रैंडी की गिंड में खाज होती है कि जो काम उसे करना चाहिए वो ये दोनों कर रही हैं। इसलिए वो सबके सामने लुंगी की पोल खोल देता है। वो नेटवर्क को लुंगी का रियल बायोडाटा दिखाते हुए कहता है, बॉस ये कोई पीएचडी होल्डर नहीं, ये पहले बार में नचनिया थी। गंजी हीरोइन बेचने के जुर्म में ये कई बार जेल भी जा चुकी है। मुझे खुद इसके एक्स ने ये सब कुरियर करके बताया। अब रैंडी सोचता है कि ये सब जानकर नेटवर्क उसे शाबाशी देगा और लुंगी को कंपनी से निकाल देगा, लेकिन वो उल्टा उसी पर भड़क जाता है। कहता है, बाढ़ के लाउड़े, तेरी इतनी औकात नहीं कि तू मेरे मुंह पर इसे फेंके। आज हमारी कंपनी जिस मुकाम पर भी है वो सब लुंगी की देन है। आज से ये तेरी जगह काम करेगी और रंगीला तुम हमारे नए सीईओ हो। इतनी घनघोर बेइज्जती के बाद रैंडी का मुंह टट्टू की तरह लटक जाता है। कहता है, बॉस मैं रंगीला के नीचे काम नहीं करूंगा। रंगीला, ना मुन्ना ना, मैं इतनी जल्दी तुझे जाने नहीं दूंगा। बिना सॉरी बोले अपनी गींड मरा, दो मुहे सांप। अब 1 महीने बाद जेना अपना आईपीओ लॉन्च करती है और मार्केट में इनकी बढ़ती डिमांड्स के चलते वो देखते ही देखते देश का नंबर 1 आईपीओ बन जाते हैं। उनके शेयर्स काफी बड़ी प्राइस में ऊपर जाते हैं, जिससे उन्हें बहुत ज्यादा फायदा होता है। कंपनी का जितना भी प्रॉफिट होता है उसके अकॉर्डिंग सभी लोगों को उनका हिस्सा मिलता है, जिसमें वो फुनसुक को भी काफी बड़ा कमीशन देते हैं। वहीं अचानक से इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ने के चलते एफबीआई को भी इन पर डाउट होने लगता है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं कंपनी को ऊंचाइयों पर देखकर नेटवर्क का भी नेटवर्क डाउन होने लगता है। उसका दिमाग सटक जाता है। वो चूतिया सभी को ऑफिस में नंगे पांव आने के लिए कहता है ताकि उसके साफ सफाई का खर्चा बचे। वो लुंगी और रंगीला को स्पीकर प्रोग्राम इवेंट्स पर कम खर्चा करने के लिए भी कहता है। एरिक बोलता है, सर मैंने तो पहले ही कहा था कि ये कमीशन देना गलत और इनलीगल है। रंगीला सोचता है, बेंचो आज इसके सुर कैसे अचानक से बदल गए, उस दिन तो बड़ा उछल रहा था। वो समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है दया। वो फटाफट उसकी तलाशी लेता है जहां उन्हें एक रिकॉर्डर मिलता है। फिर रंगीला उसकी जमकर धुलाई करता है। तब रोते रोते वो बताता है कि मैं एफबीआई का एजेंट नहीं हूँ, मैं बस प्रूफ अपनी सेफ्टी के लिए चाहता था ताकि कभी फ्यूचर में कंपनी पर रेड पड़े तो मैं खुद को बचा सकूं, जिस वजह से उसे काम से भी निकाल दिया जाता है। कुछ महीनों के बाद एक बड़ी सी पार्टी होती है जिसमें लुंगी के पास रंगीला आता है। कहता है, ये रहे तुम्हारे स्टॉक्स के पेपर, 60 लाख की बात हुई थी, 1 साल बाद बेचोगी तो 2 करोड़ मिलेंगे। वो कहती है, मुझे इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। रंगीला, हमने काफी बड़ी बड़ी चीजें हासिल की जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। लुंगी, हाँ हम अच्छी दवाई तो बेच रहे हैं लेकिन हम डॉक्टर्स को कमीशन देते हैं, उनकी ठरक मिटाते हैं। ये चीजें मुझे काफी गलत लगती हैं। अब सडनली रंगीला लुंगी से कहता है, क्या तुम मेरे साथ कभी गधा मजदूरी करोगी? जिस पर लुंगी कहती है, चला जा भोसड़ी के। फिर वो जैकी को नटवर के साथ डांस करते देखती है। अगली सुबह नटवर जैकी की तितली का पूरी रात चमगादड़ बनाने के बाद कमरे से भागने लगता है। जैकी उसे भागते हुए रोक कर कहती है, जानी तेरे जंग खाए हुए औजार में अभी भी बहुत ताकत है। अब पता नहीं क्यों पर उस पार्टी वाली रात के बाद से नटवर ऑफिस आना बंद कर देता है और अपने सारे काम घर से ही हैंडल करता है। फिर जब लुंगी और रंगीला उससे मिलने आते हैं तो उसके द्वार पर कड़ी सिक्योरिटी भी होती है। वो उससे मिलते हैं। नेटवर्क कहता है, हमारी कंपनी के सेल्स काफी बढ़ रहे थे लेकिन अब वो फ्लैट हो चुके हैं। क्यों? लुंगी कहती है, हमने एक क्वार्टर में 17 करोड़ कमाए हैं, इसलिए थोड़ा तो ग्राफ नीचे जाएगा ही ना। नटवर, धंधा ऐसे नहीं चलता, हमें डॉक्टर्स को दूसरी बीमारियों में भी लोनाफेन देने के लिए कहना होगा जिससे उनका दर्द कम होगा और हमें मिलेगा अथाह पैसा। लुंगी, ये इनलीगल है और एफबीआई हमें इसके लिए पकड़ सकती है। नेटवर्क कहता है, भूल गई, तुमने ही तो कहा था माउंटेन ड्यू डर के आगे जीत है, और वैसे भी दर्द तो दर्द होता है, फिर वो चाहे गींड में बवासीर का हो या फिर गले में फुंसी का। अब लुंगी ज्यादा ज्ञान पेलने लगती है तो नटवर उसे धमकाते हुए कहता है, तुम्हारी मॉम मुझे काफी सारे गिफ्ट्स भेजती है, मुझे उनका कमीशन बढ़ाने का बोलती है, अपनी मॉम से कहो ये सब बकचोदी बंद करे और आज के बाद मेरे आस पास भी ना भटके। अब लुंगी घर आकर जैकी की जमकर क्लास लेती है। मॉम, आपको ये सारी बातें मेरे बॉस से नहीं करनी चाहिए थी, मैंने वहाँ कितनी मेहनत से रेपुटेशन बनाई है अपनी और आपने एक रात में सब गुड़ गोबर कर दिया। आपने क्या सोचा, आपने एक मिलियनेयर बुढ़ा फंसा लिया। जैकी कहती है, जुबान संभाल कर बात करो, मेरी भी कुछ नीड्स है, मैंने अपनी मर्जी से सब किया। और क्या कहा तुमने? मैंने तुम्हें बेइज्जत किया? अरे याद करो वो दिन जब सब तुम्हें कोसते थे कि तुम कुछ नहीं कर सकती, उस टाइम मैंने तुम्हारा साथ दिया और आज तुम जो भी हो
हो मेरी बदौलत हो। अजय लिंड मेरा, आपने कभी हमारा साथ दिया ही नहीं। बचपन में आप अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ छिनाला करने के लिए हमें छोड़ दिया करती थी और ये सब मैंने अपनी मेहनत से किया है। अब बात ज्यादा आगे बढ़ जाती है तो जैकी वहाँ से रोती हुई चली जाती है। आगे लुंगी फुनसुक से मिलती है। वो कहती है कि कंपनी के ऑर्डर्स हैं कि आप दूसरी बीमारियों में भी लोनाफिन दो। फुनसुक कहता है ठीक है, पर मुझे ईयरली सेल्स का 25% चाहिए क्योंकि अब मुझे सिर्फ पैसों से मतलब है, जिस पर लुंगी मान जाती है, लेकिन वो इस चीज से जरा भी खुश नहीं लगती। इसके बाद हम देखते हैं लुंगी फोइबी के स्कूल में एक इवेंट अटेंड करती है। तभी प्रैक्टिस के दौरान फोइबी को फिर से दौरा पड़ता है। लुंगी तुरंत उसे लेकर डॉक्टर के पास आती है। डॉक कहता है 2 हफ्तों में किसी भी तरह हमें इसका ऑपरेशन करना होगा वरना ये टैं बोल जाएगी। डॉक्टर उसे ऑपरेशन के लिए तगड़ा खर्च भी बताता है, लेकिन क्योंकि उसने अपने सारे पैसे घर में लगा दिए थे तो वो लोन लेने एक बैंक में जाती है, जिसमें वो एजेंट से अपने स्टॉक्स गिरवी रखने का बोलती है। पर वो एजेंट उससे कहती है सॉरी मैम, फार्मेसी इंडस्ट्री के स्टॉक्स अनस्टेबल होते हैं इसलिए हम आपको लोन नहीं दे सकते। दूसरी तरफ फुनसुक के पास काफी सारे पेशेंट्स आने लगते हैं क्योंकि दर्द के कम होने पर ये चूतिया लोनाफिन काफी ज्यादा मात्रा में लेते हैं, जिससे उन्हें इसकी लत लग चुकी थी। तभी बैट की पत्नी आकर फुनसुक के मुंह पर जमा कर एक घुसंड मारती है। पहाड़ के लावड़े, तेरी वजह से मैट लोनाफिन की ओवरडोज लेने लगा, आज वो मरते मरते बचा। अब देख मैं तेरी कैसी गाइंड फाड़ती हूँ, कोर्ट में घसीटूंगी सारे तुझे कोर्ट में। लात खाने के बाद फुनसुक अपने कैबिन में आता है जहाँ वो एक पेशेंट को चेक करता है जिसे बाल तोड़ का दर्द था, पर फुनसुक उसे उसके लिए भी लोनाफिन ही देता है, लेकिन वो पेशेंट नहीं, असल में FBI का आदमी था, जिससे फुनसुक को गलत दवाई देने के जुर्म में धर लिया जाता है। इसकी खबर जब रंगीला, लुंगी और नेटवर्क को लगती है तो उनकी लूप लूप करने लगती है, जिस पर लुंगी ये दवाई बंद करने के लिए कहती है, लेकिन रंगीला कहता है हम डॉक्टर्स बदल लेंगे और लाइडलेस के पेशेंट के जरिए अपने लॉयर से ये साबित करवा देंगे कि काफी सारे पेशेंट्स को और भी बीमारियां थी। तब लुंगी कहती है बहुत सारे लोग हमारी दवाई की ओवरडोज से मर रहे हैं, हमारी दवाई लोगों का दर्द तो ठीक करती है पर उन्हें अपना आदी भी बना लेती है। तभी रंगीला को एक अर्जेंट कॉल आती है और वो वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ लुंगी नेटवर्क को अपनी बेटी का ऑपरेशन के बारे में बताती है। कहती है मैंने अपनी सारी सेविंग्स लगा दी लेकिन $4,60,000 अभी भी कम पड़ रहे हैं। मैं प्रॉमिस करती हूँ 1 साल बाद आपको अपने स्टॉक्स बेचकर रिटर्न कर दूंगी। लेकिन ये गंडवा उसकी हेल्प नहीं करता, उल्टा ज्ञान पेलता है कि जब मेरी पत्नी मरी थी तब मुझे इंस्पिरेशन मिली थी। ये दर्द हमें काम करने की मोटिवेशन देता है। अगर तुम सच में अपनी बेटी को बचाना चाहती हो तो जाकर लाइडलेस के पेशेंट को ढूंढो। जो सुनकर लुंगी को बहुत बुरा लगता है। रात को लुंगी लोनाफिन से मरने वाले पेशेंट्स की लिस्ट देखती है जिसमें उसे उसके पड़ोसी सिडनी का भी नाम मिलता है। फिर वो उसके घर जाती है और उसकी वाइफ से सॉरी बोलते हुए उसे गले लगाकर रोने लगती है, लेकिन वो उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं देती और उसके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर देती है। और तब लुंगी को एहसास होता है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी। अंदर ही अंदर लुंगी की आत्मा उसे कचोटने लगती है। फिर वो डिसाइड करती है कि अब वो इस मौत के नंगे नाच को बंद करवा कर ही रहेगी। अगले दिन वो खुद FBI वालों के पास जाती है और सब सच बक देती है कि कैसे हमने हमारे डॉक्टर्स को भर भर कर इवेंट्स और कमीशन का लालच देकर लोगों तक अपनी दवाई पहुंचाई और खूब सारा पैसा कमाया। हमने ना सिर्फ कैंसर पेशेंट्स बल्कि और भी दूसरी बीमारियों में भी डॉक्टर्स को लोनाफिन ही प्रिस्क्राइब करने के लिए कहा, जो कि इलीगल है। ऑफिसर कहती है वो बड़े लोग हैं, वकील हायर कर लेंगे और इजिली इन सब से छूट जाएंगे। लुंगी पर मैं गवाही तो दे रही हूँ ना। ऑफिसर अरे लाली, गवाही से काम नहीं चलेगा, हमें उनके खिलाफ कोई सबूत चाहिए। लुंगी कहती है नेटवर्क कोई सबूत अपने खिलाफ नहीं रखता, अब तो वो ऑफिस भी नहीं आता, हम उसके पास कोई भी चीज लेकर नहीं जा सकते, उसने अपने घर पर कड़ी सिक्योरिटी तैनात की है। अगर हमें उससे कुछ काम करवाना भी होता है तो हमें पहले रंगीला को कहना पड़ता है, फिर वो उससे पेपर पर लिखवा कर उन पेपर्स को हमें दिखाकर जला देता है। ऑफिसर कहती है जो भी हो तुम्हें हमें कोई ठोस सबूत लाकर देना होगा, तभी हम कोई एक्शन ले सकते हैं। अब लुंगी एक षड्यंत्र रचती है। वो रंगीला को एक फेक मेल करती है कि उसे लाइडलेस के 17 पेशेंट्स मिल गए हैं, लेकिन उसे काफी सारे पैसे कमीशन के लिए चाहिए, जिस पर रंगीला भी उसके जाल में फंस जाता है और वो नेटवर्क के पास जाता है और उससे कुछ पेपर्स तैयार करवा कर लाता है, जिन्हें लुंगी को दिखाने वो एक इवेंट पर ले आता है। बस फिर क्या, मौका मिलते ही लुंगी उन पेपर्स को चुरा लेती है और वहाँ से रफू चक्कर होने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर रंगीला आता है और
लुंगी से पूछता है कि कहाँ जा रही हो तुम, जिस पर वो बहाना बना देती है कि फोइबी की तबीयत खराब है तो मैं उसी के पास जा रही हूँ। पर क्योंकि रंगीला को उस पर शक हो गया था तो वो उसे जाने का बोलकर उसे पीछे से धप्पा कर देता है और उसके पर्स को छीनकर वो पेपर निकाल लेता है। पूछता है कब पकड़ा तुम्हें FBI वालों ने? वो कहती है मैं खुद ही उनके पास गई थी। रंगीला क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैंने तुम्हें एक बेटर लाइफ दी उस गटर से निकाल के और तुमने मेरे साथ ये सलूक किया। हम लोगों को मार मार कर पैसे कमा रहे हैं और ये चीज काफी गलत है। रंगीला कहता है तुम कभी भी खुश नहीं रह पाओगी, जो बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। अब रंगीला नटवर को इन सब कांड के बारे में बताता है, जिस पर वो और उसका वकील रंगीला को ये सारा इल्जाम अपने सर पर लेने के लिए कहते हैं। नटवर उसे भरोसा दिलाता है कि तुम मेरे बेटे जैसे हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, जिस पर वो मान जाता है। साथ ही ये लोग एरिक को भी अपनी बातों से पटा लेते हैं और वो FBI के सामने यही स्टेटमेंट देता है कि नटवर का इन सब में कोई हाथ नहीं था, वो निर्दोष है। दूसरी तरफ जैकी के पैसों से फोइबी का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है और लुंगी उससे मिलती है और उसे चंगा देखकर बहुत खुश होती है। वहीं हम नटवर को देखते हैं जिसे क्लीन चिट मिल जाती है। इंटरव्यू में वो कहता है मैंने सिर्फ कंपनी में पैसे लगाए थे, कंपनी में क्या चल रहा था क्या हो रहा था मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। फिर एक दिन जैकी फोइबी से मिलने आती है, जिससे लुंगी अपने उस दिन के बिहेवियर के लिए माफी मांगती है। तभी उसे याद आता है कि जैकी नटवर को गिफ्ट दिया करती थी। वो पूछती है मॉम क्या आपने कभी नटवर को टेक्स्ट मैसेज किया है? जैकी बोलती है टेक्स्ट मैसेज तो नहीं, लेकिन मैंने उसे अपनी कमीशन बढ़ाने के लिए मेल जरूर किया था। जब वो उनके चैट्स पढ़ते हैं तो उन्हें वहां नटवर का रिप्लाई मिलता है, जिससे अब ये प्रूफ हो जाना था कि नटवर भी इन सब चीजों में शामिल था और वही असली चादर मोड़ है। अब ये प्रूफ हाथ लगने पर लुंगी जैकी को चूमते हुए कहती है अच्छा हुआ मॉम कि आप ठरकी हो। बस फिर क्या होना था, लुंगी ये प्रूफ FBI के हवाले कर देती है और अगले ही दिन नटवर दबोच लिया जाता है, जहाँ कोर्ट में फुनसुक को 3 साल 3 महीने की, एरिक को 16 महीने, रंगीला को 36 की और नटवर नौटंकी को 5.5 साल की सजा होती है। फिर बारी आती है लुंगी की। वो अपना जुर्म कबूल करती है और कहती है मैंने शॉर्टकट में पैसे कमाने के चक्कर में लोगों की जिंदगी के साथ खेला, जिसका मुझे पछतावा है। वो ऑफिसर भी लुंगी के सपोर्ट में जज से अपील करती है कि लुंगी ने अपनी गलती मानी और उसी के चलते इस पूरे कांड का पर्दाफाश हुआ, इसलिए उसे सजा ना दी जाए, जिससे दूसरे लोग भी ऐसे सामने आकर सच बताएं। जज कहती है लुंगी सच्चे दिल की है और उसी ने ये केस सॉल्व करने में हेल्प भी की, लेकिन जाने अनजाने में ही सही उसकी गलती की वजह से काफी लोगों की जान गई, इसलिए लुंगी को 15 महीनों की सजा सुनाई जाती है। 15 महीने बाद जब लुंगी जेल से बाहर आती है तो जैकी के स्किन केयर प्रोडक्ट की मार्केटिंग में लग जाती है, जहाँ वो उन सभी लड़कियों को भी रखती है जो उनके साथ पहले थी। एंड सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है जो कि अमेरिका में घटी थी, जिसके साथ ही ये मूवी भी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमने इस कहानी से क्या सीखा? यही कि सपने पूरे करने हैं तो मेहनत करो, मेहनत जैसे मैं कर रहा हूँ तुम लोगों के लिए रात के 3 बजे ये वीडियो बनाकर शॉर्टकट के पीछे मत भागो। बाकी आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट्स में बताना, पसंद आई हो तो उसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।